नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पिछले कई दिनों से लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार टीम अन्ना क्यों टूटी। ये सिलसिला शुरू हुआ अन्ना हजारे के इंटरव्यू से, जिसमें उन्होंने कहा था कि टीम अरविंद जो कर रही है, यानी अरविंद केजरीवाल आम आदमी जो पार्टी बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है। इसके बाद भय्यू महाराज ने खुलासा किया कि उन्हें अन्ना हजारे को ये तक कहना पड़ा कि ये लोग आपकी जान ले लेंगे, यानी अनशन नहीं तोड़वाना चाहती थी टीम अरविंद। और उसके बाद बाबा रामदेव ने खुलासा किया कि यहां तक कि श्री रविशंकर के साथ भी बदसलूकी की गई थी। आखिरकार टीम अन्ना क्यों टूटी, आखिरकार टीम अन्ना का हश्र क्यों हुआ, ये आखिरकार एक आंदोलन की मौत कैसे हो गई, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीम अन्ना के पूर्व सहयोगी स्वामी अग्निवेश जी, जिनके साथ भी ये कहा जाए बदसलूकी करी गई थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब सबसे पहला अनशन जंतर मंतर पर हुआ तो सरकार के साथ निगोशिएशंस में स्वामी अग्निवेश ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करी थी और शायद वो अरविंद केजरीवाल को खटक गए। स्वामी अग्निवेश जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। मेरा सबसे पहला सवाल, आखिरकार टीम अन्ना क्यों टूटी, आखिरकार अरविंद केजरीवाल से अन्ना हजारे को क्यों अलग होना पड़ा? अरविंद केजरीवाल जी शुरू दिन से एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर के चल रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अन्ना के कंधे पर रखकर वो बहुत अच्छी तरह अपनी बंदूक चला सकते हैं। उनकी विश्वसनीयता का फायदा उठाकर, उनकी साधु प्रवृत्ति का फायदा उठाकर वो राष्ट्रीय जनमानस पर अपनी भी एक छवि बना सकते हैं, ऐसा उनको पूरा विश्वास था। इसलिए उन्होंने अन्ना को पूना से ला करके और यहाँ जंतर मंतर रोड पर बैठाया और वो चाहते थे कि वो अन्ना अभी अनशन जारी रखें। यहाँ जब शुरुआत में अप्रैल महीने में जब वो अनशन शुरू हुआ था तभी वो चाहते थे कि अभी और 5-7 दिन अनशन चले। मैंने जब अन्ना से कहा कि अन्ना, सरकार ने तो सारी मांगे मान ली, जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी में आप जिन को चाहते थे उनको स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि शांति भूषण को को-चेयर बनाना भी स्वीकार कर लिया और उसके लिए वो अपना जो आदेश है सरकारी परिपत्र जारी करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। तो अरविंद के मतलब कहने पर उनको पढ़ाया गया ऐसा कुछ। अन्ना डटे रहे, कहते रहे, चुप रहे। अरविंद ने कहा कि नहीं, अभी अन्ना नहीं तोड़ेंगे, अभी 4-5 दिन और अनशन जारी रखेंगे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि जैसे किसी और उद्देश्य से ये अनशन किया या करवाया जा रहा है। उनको अपना अनशन तोड़ देना था जब सरकार ने सारी बातें मान ली। तो किरण बेदी जी को भी बुरा लगा। तो मैंने भी कहा अन्ना से कि अन्ना, अब आपके हमारे रास्ते अलग अलग हो गए और जितनी सेवा हमसे बन पड़ी थी हमने की और आगे आप समझिए जो कुछ करना है। ये कहकर के जब मैं निकलने लगा तंबू से, वो जंतर मंतर रोड पर जो स्टेज के साथ ही लगा हुआ था, तो किरण बेदी ने भी यही बात कह दी और हम दोनों बाहर निकल रहे थे। तो उसी समय स्वामी जी, प्रशांत भूषण को जरा संपर्क कीजिए। मैंने कहा बहन जी, वो तो बहुत दूर रहते हैं उधर नोएडा में और वहां से आने में तो बहुत देर लग जाएगी, रात को 10:30 बज चुके थे। तो किरण जी ने कहा ट्राई तो कर लीजिए। मैंने तुरंत अपना मोबाइल वो करके ऑन देखा, बैटरी खत्म हो रही है, कॉल किया तो प्रशांत भूषण यहीं पड़ोस में चेम्सफोर्ड क्लब में थे, शांति भूषण जी भी थे। 5-7-10 मिनट के अंदर ही अंदर वो आ गए। तो ये जिस कमरे में बैठ के आपको अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहीं पर वो सारे आंदोलन का दफ्तर भी यहीं से चल रहा था। अन्ना जी को अंदर बुलाया गया और सबके बीच में शांति भूषण जी ने उनसे पूछा कि आप अन्ना अनशन तोड़ेंगे? अन्ना ने कह दिया नहीं, अभी 4-5 दिन और करूंगा। तो शांति भूषण जी ने पूछा क्यों करेंगे आप, आखिर मकसद क्या है? जब आपकी सारी मांगे पूरी हो गई, सरकार ने स्वीकार कर लिया, फिर भी आप क्यों करना चाहते हैं? कहने लगे नहीं, अभी तो आंदोलन उभर रहा है, तेज हो रहा है और अच्छा है। तो शांति भूषण जी को इतना जोर से गुस्सा आया, उन्होंने बहुत बुरी तरह डांटा अन्ना को। मैं भी एक बार थोड़ा सहम गया कि एक बुजुर्ग नेता को शांति भूषण ऐसे डांट रहे हैं जैसे स्वामी जी, आप आगे बढ़े उससे पहले एक क्लेरिफिकेशन। यही नियत है स्वामी जी,
एक क्लैरिफिकेशन ये कि आप पहले अनशन की बात कर रहे हैं जो जंतर मंतर पर हुआ था, जिसके बाद सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच कमेटी बनी थी, जिस कमेटी ने लोकपाल बिल को लेकर 7 स्टडी करी थी और देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उसी के बारे में बता रहा हूं। और आपने भी कहा था कि उस कमेटी के गठन में मेरी एक भूमिका थी सकारात्मक, और मैं समझता था कि सरकार और ये हमारे साथी मिलकर के जो ड्राफ्टिंग का काम करेंगे वो एक ऐतिहासिक होगा, एक बड़ी अच्छी पहल होगी, और शायद इससे देश को एक भ्रष्टाचार से मुक्त होने का कारगर उपाय निकल करके आएगा। इस उम्मीद से मैं लगा था। लेकिन जब अन्ना फिर भी अनशन जारी रखना चाहते थे और अरविंद के उकसाए पर, तो फिर मुझे बहुत कष्ट हुआ था। और जब शांति भूषण जी ने उनको डांटा, कहा अन्ना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा और तुम जो है इस तरह से कुछ ही और मकसद से बैठना चाहते हो, अनशन को प्रोलॉन्ग करना चाहते हो, तो फिर अन्ना एकदम से थोड़े सहमे और उन्होंने एकदम से कहा कि अच्छा ठीक है, आप लोग नहीं चाहते तो मैं अनशन तोड़ देता हूं। ये धमकी शांति भूषण ने दी थी। बाहर निकल करके स्टेज, हाँ धमकी शांति भूषण जी ने दी अन्ना को और कहा कि मैं तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, तुम्हारे जो और इरादे हैं इधर उधर के तो वो मैं नहीं चलने दूंगा। ऐसा करके उन्होंने खूब जोर से डांटा। तो उसके बाद वो प्रशांत भूषण भी थे, अरविंद जी थे, मैं, किरण बेदी, अन्ना जी, सब लोग थे। हम लोग इसी कमरे में थे जहां से ये हमारा बंधुआ मुक्ति मोर्चे का दफ्तर चलता है। तो बाहर निकले और निकल करके फिर अन्ना ने घोषणा करनी चाहिए। तो शांति भूषण जी ने पहले अपने हाथ में माइक लिया और कहा कि मैं अपील करता हूं अन्ना से, इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की है और ऐसे वैसे, और इनको चाहिए कि अब सरकार मान गई है सारी बातें तो ये घोषणा कर दें अनशन तोड़ने का। अन्ना ने अपने हाथ में माइक लिया, घोषणा करने जा रहे थे, तो मैंने फिर उनसे माइक लेके कहा अन्ना अभी तोड़ मत दीजिए, अभी रुकिए, ये कहिए कि मैं तोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब मेरे हाथ में कागज मिल जाएगा सरकार का तब मैं विश्वास करूंगा और तभी आप तोड़िएगा। तो अन्ना को भी थोड़ी राहत महसूस हुई और फिर उन्होंने कहा कि जब मुझे कल सुबह या जब भी वो परिपत्र मिल जाएगा तभी मैं जाकर के तोड़ूंगा। अगले दिन सुबह मैं कपिल सिब्बल जी के घर गया, तो जिसको वो लेटर हेड पे मतलब सरकार की तरफ से जो आदेश था वो उन्होंने रात भर में गैजेट नोटिफिकेशन करके तैयार कर दिया। तो वो और मुझे अच्छा लगा, आश्चर्य भी लगा, और उसमें बाकायदे उन्होंने 30 जून की आखिरी तारीख भी दे दी कि इस समय तक पूरा काम हो जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छा मतलब एक मजबूती आ गई और उसको लेकर के फिर मैं आया और फिर अन्ना ने अपना अनशन तोड़ा। तो ये पहली घटना थी जब मुझे लगा कि अन्ना को इस तरह क्यों उकसाया जा रहा है, जबरदस्ती, कोई काम नहीं। जब अन्ना बैठने वाले थे, तो ये बात मैं आपको पहली बार बता रहा हूं दीपक जी, किसी भी मीडिया के उस पे, कि जब वो बैठने वाले थे शुरू में जंतर मंतर पर, तब मैंने अरविंद से कहा कि भाई अन्ना को आप आमरण अनशन पे क्यों बैठा रहे हैं, ये तो गलत है। एक बुजुर्ग आदमी है और देश में एक अच्छी छवि का नेता है, और कल को कुछ हो गया, क्योंकि सरकार क्या परवाह करेगी, बैठे रहो अनशन। उस समय हमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जनता, नौजवान उमड़ घुमड़ जाएंगे और सारा मीडिया उसको इतना महत्व देगा। तो शुरुआत की बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा रहेगा, और यदि उनका बलिदान हो जाता है तो इसी से क्रांति आएगी। बलिदान हो जाता है, ये शब्द इस्तेमाल किया था अरविंद केजरीवाल ने। गैर जिम्मेदाराना, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा कि क्रांति लाने के लिए इस तरह के बलिदानों की जरूरत होती है, और वो मर जाएंगे, बलिदान हो जाएगा तो कोई बात नहीं, और इससे बहुत अच्छा रहेगा, मतलब इससे। तो मुझे उससे बड़ी पीड़ा हुई। मैंने कहा ये तो बहुत ही गलत नियत है कि एक व्यक्ति को इस तरीके से ला करके सामने और उनको कहना कि आप आमरण अनशन पे बैठ जाइए। ये मैं जानता था कि स्वयं अन्ना भी तैयार थे शायद, तो वो पहले कर चुके थे कई बार वहाँ अनशन वगैरह, पूना में और महाराष्ट्र में सफलता भी मिली थी उन्हें, तो शायद वो भी तैयार थे। लेकिन उनको हमें कहना चाहिए था सबको मिल करके कि नहीं, आप अकेले मत बैठिए, तो हम सब बैठेंगे साथ में, या
आप आमरण अनशन मत कीजिए, इसको अनिश्चितकालीन कर दीजिए, 2-4 दिन की घोषणा कर दीजिए, दबाव बनाना है बन जाएगा, ऐसा मेरा इरादा था। स्वामी तो फिर उसको जब वो बना जी एक क्लैरिफिकेशन, इतने सारे अनशन होते हैं जंतर मंतर पे, कई सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, लेकिन एक अनशन हुआ, बड़े बड़े लोग भी अनशन करते हैं, एक अनशन होता है, अरविंद केजरीवाल उसके मैनेजर होते हैं, अन्ना हजारे उसके फेस होते हैं, आप भी कहीं सहयोग में शामिल होते हैं, उसी दिन सरकार बातचीत के लिए आ जाती है, रातों रात गैजेट नोटिफिकेशन हो जाता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल और सरकार की उस वक्त, मैं पहले अनशन की बात कर रहा हूं, उस वक्त कोई मैच फिक्सिंग थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सरकार को मैंने देखा कि जब वो भीड़ उमड़ रही थी और देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे थे और मीडिया जिस तरीके से हाईलाइट कर रहा था 24/7, तो शुरू के 3 दिनों में ही और एक पैनिक का वातावरण हो गया था मंत्रियों के दिल दिमाग में, और उनको लग रहा था ये कहां ले जाएगा, ये आंदोलन बहुत खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। तो इसलिए भी थोड़ा उनको लगा कि कुछ वाजिब मांगे हों तो मान ली जाए। ठीक है, मैंने माना। तो मुझे कपिल सिब्बल जी का 3 दिन के बाद जी बोलिए। जब फोन आया कि स्वामी जी रात को वो मुझे 10:30 पौने 11 बजे कह रहे हैं कि आइए कुछ बात करनी है, तो मैं तो उनसे करीब 2 साल से मिला नहीं था और मैंने कहा कि अभी इस समय रात को क्या, कल सुबह आता हूं। बोले नहीं अभी आइए। तो मैं गया उनके पास और जाने से पहले मैंने अन्ना से भी अरविंद से दोनों से पूछा मैंने कि कपिल सिब्बल जी का फोन आया है, वो कह रहे हैं अभी बुला रहे हैं, जाऊं कि नहीं जाऊं। बोले नहीं जाइए, जरूर बात कीजिए, कोई बात करना चाहते हैं तो। मैं जब गया तो वहां सलमान खुर्शीद भी थे और कपिल सिब्बल भी थे, और तो ये दोनों तीनों मंत्रियों ने मुझे पूछा कि भाई क्या मांग है, कैसे ये टूटेगा अनशन।